आज हम करेंगे सांख्यिकी। थोड़ी सी सांख्यिकी में हम करेंगे सांख्यिकी क्या क्या होती है। ये संख्या का विज्ञान होती है। सबसे बहुत पहले मेरा आवाज सबको आ रही है? क्लियर साउंड क्लियर आ रही है मेरा? ओके। सांख्यिकी में क्या होता है कि ये संख्या का विज्ञान होती है। हम सांख्यिकी को साइंस और आर्ट्स दोनों कहते हैं। बहुत पहले ये बड़े बड़े राजा महाराजा इत्यादि ही इसका उपयोग करते थे। आज जीवन के हर क्षेत्र में सांख्यिकी होता है। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट को कुछ अगर जानना होगा, हमेशा उसको हमसे गवर्नमेंट को चाहिए होता है कि हमारे देश में कितने बेरोजगार है, कितने हाईली लिटरेट लोग हैं, कितने 10th क्लास पास है, और कितने एज के ग्रुप के लोग कितने कितने हैं, ताकि उन लोगों के लिए सही रोजगार से लेके बाकी सब सुविधा से लेकर के वो तैयार कर सके, मतलब डिजाइन कर सके। तो ये इसके लिए हमें सांख्यिकी की बहुत जरूरत होती है। इसके अलावा और भी कई चीजें होती है। जैसे हम कहते हैं कि कितने परसेंट लोग किस किस बीमारी से ग्रसित हैं। अगर ये डेटा रहेगा तो जो मेडिसिन कंपनी, जो आपका जो फार्मा कंपनियां होती होती है, वो कंपनियां अपने मेडिसिन वगैरह को बना सकते हैं कि कितनी किस बीमारी का कितने परसेंट लोगों को किस तरह की बीमारी होती है। अगर पता है कि इस एज के ग्रुप को हार्ट की बीमारी ज्यादा होती है, और हमको पता है कि हाँ इतने आपका जनसंख्या ऐसी है, जैसे हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि 40 से लेकर के 40 के बाद का जो पॉपुलेशन है उनको हार्ट की बीमारी होने का चांस ज्यादा है, अगर ऐसा मिलता है तो हमें अगर पता है कि हमारे देश में मान लीजिए कि 30-40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके एज का 30 से 40 ईयर से ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनियां ये तय कर पाती है कि कितनी मात्रा में कौन सी दवाई बनाई जानी चाहिए, ताकि हमें सप्लाई और डिमांड को पूरी कर सके। ऐसे हर जगह पे हमें स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ से आज से पहले तो ये बड़े बड़े आपका जो राजा इत्यादि इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब जीवन के हर क्षेत्र में हम भी अपने घर पे बना लेते हैं कि हम देखते हैं कि अच्छा हमारे घर में इतना राशन आ रहा है, लेकिन अगर हमारे अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं 15-20 दिन के लिए, तो राशन लगभग इतनी ज्यादा होना चाहिए। तो ये हम जो निकालते हैं, एक एवरेज निकालते हैं, एक औसत निकालते हैं, ये भी हमारा सांख्यिकी का हिस्सा होता है। एवरेज के हम बात करेंगे, जो हम औसत कहते हैं इसको हम मीन कहते हैं, इसको सांख्यिकी की भाषा में मीन, मीडियन और मोड ऐसे। तो मीन के पहले बोलेंगे, हम मीन बोलेंगे, मीन को हम औसत भी कहते हैं हिंदी में। इसका एक और नाम एवरेज भी होती है। मान लीजिए माध्य माध्य, समांतर माध्य, माध्य मतलब जो हम मीन मीडियन मोड कह रहे हो आप, माध्य मतलब बीच वाला क्वांटिटी, इसको माध्य कहते हैं मीन मीडियन मोड पे। औसत, माध्य और बहुलक जो हिंदी में कहते हैं इसको। तो मीन जो होता है माध्य नहीं होता। माध्य मतलब बीच का नंबर क्या है, इसको माध्य कहते हैं, इसको मीडियन कहते हैं। तो मीडियन हमें पढ़ने नहीं है क्योंकि हमारा सिलेबस में तो है नहीं, खाली मीन का ही कुछ क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। मोड जो होता है कि वो होते हैं कि कितने बार कोई चीज रिपीटेशन रिपीटेशन कितनी ज्यादा हुई है। और माध्य मतलब मीडियन होता है कि बीच का नंबर क्या है। और मीन क्या होती है, सबका औसत होता है। तो हमें कल औसत ही पढ़नी है कि वो उसी का क्वेश्चन कुछ आए हुए हैं आपके। तो औसत कैसे, औसत मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर हम बताते हैं किसी क्लास में एक बच्चे की एज 14 ईयर्स है और दूसरे बच्चे की एज 16 ईयर्स है। अब मुझे इनका इनका मीन निकालनी है। तो इसको अगर हम माध्य, इसको हम कैसे, इसको अगर समांतर बोलेंगे तो इसका समांतर माध्य कर सकते हैं, समांतर माध्य कर सकते हैं। और इसको फिर माध्यिका बोलेंगे, फिर इसको समांतर माध्य के नाम से भी आप जान सकते हैं। अगर पूरा माध्य नहीं बोले तो समांतर माध्य कहोगे। इसको क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। फिर मीडियन का नाम एग्जैक्ट नाम होती है, माध्यिका होती है अगर भी इसमें हिंदी करेंगे तो 14 + 16/2 करेंगे, क्योंकि दो क्वांटिटी है तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। इनको ऐड कर देंगे, 30/2 हो जाएगा, जो 15 ईयर्स हो जाएंगे। यानी कि हम दो बच्चों का अलग अलग ना करके हमने क्या किया, हमने 15 ईयर्स हमने बता दिया कि इनका एज क्या है, औसत कहते हैं 15 ईयर्स है। इससे ये आइडिया लगता है कि किसी बच्चे का 15 ईयर्स से थोड़ा ज्यादा होगा या किसी का थोड़ा कम होगा, लगभग 15 के आसपास का एक उनका सबका एज ग्रुप होंगे, ये हमें पता चलता है। दूसरे देखिए कि अगर हम ये कहते हैं कि 3 बच्चे हैं मान लीजिए,
तीन बच्चे का अगर हम कहते हैं कि एक का एज 13 ईयर्स है, एक के 14 ईयर्स है, एक के 15 ईयर्स है। अब अगर हमको ऐसे अगर अलग 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 सेपरेट अगर डेटा हमें निकालना पड़ेंगे तो हमें बहुत कुछ याद करने पड़ेंगे, 13, 14, 15 ऐसे। लेकिन अगर हमको एक मीन निकाल दी जाए, मतलब इसको एक औसत निकाल दी जाए या इनका अगर एवरेज कर दी जाए, तो मीन क्या करेंगे, मीन इज इक्वल टू सबको ऐड कर देंगे, 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाई कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो क्या करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3 हो जाएगा, 42 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14। तो हमें पता चल गया कि 3 बच्चे जो है इनके एज जो है वो 14 के आसपास होंगे, 14 के आसपास होंगे, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा ऐसा होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई बहुत ज्यादा कोई 100 साल का 80 साल का शायद नहीं होगा ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा हो भी सकता है लेकिन ज्यादा लोग नहीं होंगे। मीन का एक ड्रॉबैक क्या है कि मीन अगर आप मान लीजिए कि क्लास में अगर कहते हैं कि हम 50 बच्चे हैं, तो 50 का एज का आपको एक एवरेज आप निकाल लिए, तो पता चले कि 50 बच्चे का जो एवरेज है ये मान लीजिए 16 ईयर्स है। इसका आपको पता चल गया कि 16 ईयर्स के आसपास सब लोग हैं जितने भी बच्चे क्लास में। लेकिन ये एग्जैक्टली जरूरी नहीं है, उस क्लास में अगर टीचर को ऐड कर दोगे हो सकता है कि टीचर की एज 50 ईयर्स हो, तो अगर 50 ईयर्स अगर ऐड करोगे तो मीन में कितने अंतर आएगी, मीन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगी, मीन में शायद 17 आएगा, 17 आएगा या आपका उसी के आसपास आएगा। तो हम मीन को देख करके एग्जैक्टली सबके बारे में हम आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन एक मोटा मोटी आइडिया हम कर सकते हैं कि इतना एज के आसपास के लोग या इस तरह के इसके इस डेटा के आसपास के सारी चीजें होंगे। अगर वो एज होगा तो एज ले लेंगे। अगर किसी का हाइट है, मान लीजिए हम क्या कहें किसी का एक का हाइट है 5 फीट है, किसी का हाइट 6 फीट है और 3 बच्चे का हाइट में 7 फीट है, तो अगर हम इसको एवरेज निकाल लेंगे तो क्या करेंगे 5 प्लस 6 प्लस 7 बाई 3 करेंगे, 18 बाई 3 करेंगे तो 6 फीट बोल देंगे कि इसका एवरेज 6 फीट है। इस तरह से हमें, हाँ जी सबने आंसर दे दिया, वेरी गुड। तो इस तरह से हमने देखा कि हम एक लमसम एक हम आइडिया तक पहुंचते हैं मीन के जरिए। इसके जरिए हम देखते क्या है, हमारे पास फॉर्मूला क्या निकलती है, जो हम अभी तक जो फॉर्मूला किया हमने, मीन इज इक्वल टू या औसत कह लो या समांतर मात्रक कह लो। अगर आपको औसत शब्द भी आता है एग्जाम में तो आप यही समझना निकालना ही होता है, समांतर मात्रक इज इक्वल टू, ये एक सिंबल होता है, इसको कहते हैं सिग्मा कहते हैं, इसका नाम होता है सिग्मा, बोलते हैं इसको सिग्मा है। इसका मतलब होता है सबको सम करना। तो सिग्मा जो डेटा हमने अभी बात किया था कि हमने बोला कि एच ले लिया हमने, तो इसको हम एक्स मान लेंगे, x1 प्लस x2 मान लेंगे। अगर किसी का हाइट होगा तो उसका भी हम एक वेरिएबल के तौर पे हम इसको x मान लेंगे या y मान लेंगे, ऐसे वेरिएबल ले लेंगे इसको। तो सिग्मा x बाई सिग्मा n, इसको हम मीन कहते हैं। और इसके जगह हम बार लगाते हैं यहाँ पे, ये जो लाइन बोलते हैं इसको बार बोलते, मतलब बार इसको रीड करते हैं, एक्स बार बोलते हैं इसको, एक्स बार, बार मतलब काउंटिंग नहीं होता है ये आपका, इसको ऐसे रीड करते हैं। बार का मतलब एवरेज है, सबका मीन है। तो ये हमारे बेसिक कुछ कंसेप्ट है, मीन कैसे निकालते हैं। ये एक बहुत ही इनिशियल लेवल फॉर्मूला है, सिग्मा एक्स बाई सिग्मा एन। जैसे हमने कहा ना कि 3 बच्चे, तो अगर हमको 3 बच्चे का हाइट मान लीजिए दिया हुआ है 14 ईयर्स, 15 ईयर्स और 16 ईयर्स, तो इसको हम x1 मान लेंगे, इसको हम x2 मान लेंगे, इसको हम x3 मान लेंगे। मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जिनको एकदम कुछ नहीं आता उनको भी आ जाए। मैं बहुत ही एकदम इनिशियल लेवल से बोल रहा हूँ, तो अभी अगर किसी को कुछ डाउट्स होगा तो आप पूछ लेना इसमें, क्योंकि हम धीरे धीरे आगे जाएंगे और ताकि आपको उस समय समझने में दिक्कत ना हो, इसको मैं माइंड पे रख करके मैं एकदम बेसिक लेवल से आपको समझा रहा हूँ। तो x1 क्या हो जाएगा, जो वेरिएबल जैसे हम इसको एज बोल देते हैं, कितने ईयर्स के बच्चे का सबका एज है, मान लीजिए किसी का 14 ईयर्स, किसी का 15 ईयर्स, किसी का 16 ईयर्स। तो और n कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू, 3 बच्चे हैं तो n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो सिग्मा n कितना हो जाएगा, सिग्मा n अगर बोलेंगे तो सिग्मा n मतलब
सबको ऐड कर दोगे 1 + 1 + 1 तो ये 3 हो जाएगा। तो अगर इसको फॉर्मूला से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x1, सिग्मा x मतलब सिग्मा मतलब सबको ऐड कर देना है, तो सिग्मा x बाई सिग्मा n इज इक्वल टू, 3 बच्चे हैं तो x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इसको 14 + 15 + 16 बाई 3 करेंगे इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो 45 बाई 3 इज इक्वल टू 15। ये हमारा मीन निकल गया। अब मैंने क्या देखा इसमें कि 3 बच्चे थे, तो हमने क्या किया, इसको हमने ऐड किया, 3 तक हमने ऐड किया, यहाँ हमने 3 तक ऐड किया हमने, क्योंकि x3 तक किया, क्यों, क्योंकि 3 बच्चे थे। अगर यहाँ पे 2 बच्चे होते तो हम x2 तक करते, अगर सिर्फ 5 बच्चे होते तो हम क्या करते हैं, x1 + x2 + x3 + x4 + x5 तक करते हैं। जितने होंगे उस हिसाब से उसको आगे हम बढ़ते जाएंगे। इसको सिंबलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं, इस फॉर्मूले को दोबारा लिखते हैं इस तरह से कि x बार इज इक्वल टू सिग्मा I इज इक्वल टू 1 n x n डिवाइडेड बाई सिग्मा n। इसका मतलब क्या हुआ, हमने बोला अभी अगर 3 बच्चे होंगे तो 3 बार लेंगे, 4 होंगे तो 4 बार लेंगे, 5 होंगे तो 5 बार लेंगे। तो अगर 5 बच्चे होंगे तो इसको क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका, सिग्मा I इज इक्वल टू 1 से n कहाँ तक है, 5 तक है, तो हम 5 लिखेंगे, और आपका x का हो जाएगा, x इसका n की जगह हम 5 करेंगे बाद में, और आपका जो भी सिग्मा n होगा इजिकल टू का एक्सपेंड करेंगे तो I इजिकल टू 1 मतलब x1 से स्टार्ट करनी है, कहाँ तक जानी है, I इजिकल n इजिकल टू 5 तक है ऊपर, तो हमें 5 तक जानी है, तो x1 + x2 + x3 + x4 + x5 डिवाइडेड बाई जितना भी सिग्मा n होंगे, अगर 5 होंगे तो 5 लिखेंगे। इस तरह से हम इसको एक सिंबलाइज करते हैं कि I इजिकल टू 1 से I इजिकल टू n और सिग्मा n, ये फॉर्मूला होती है। मेरे ख्याल से फॉर्मूला सबको क्लियर है, किसी को तो ऐसा नहीं होगा कि इस पर डाउट तो किसी को होगा नहीं अभी। इसका पूरा यूनिट का नाम होती है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, हिंदी में कहते हैं इसको। एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन है, फाइंड द मीन, मीन की जगह पे आप एवरेज, औसत या समांतर माध्य कुछ भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। मीन ऑफ द फॉलोइंग, हिंदी में इसको हाँ, निम्न का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, अगर इसको हिंदी में अनुवाद करोगे तो ऐसा बनेगा इसका। फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स क्या है, मान लीजिए एक्स की जगह जैसे एज बोला ना, एज हुआ, हाइट हुआ, ये सब एक्स हो जाता है। अब इसमें एक फ्रीक्वेंसी की बात बोल देता हूं मैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति कहते हैं इसको हिंदी में। मान लीजिए कि 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका एज 15 ईयर्स है, तो हम एज कैसे निकालेंगे, हमने कहा कि अगर
एक बच्चे ऐसा है जिसका एज हमारा 16 ईयर्स है, और दो बच्चे ऐसे हैं जिनका एज क्या 15 ईयर्स है। तो अगर हमको इसको टोटल एज निकालनी है, एक तो तरीका ये होता है कि हम 16 प्लस 15 प्लस 15 कर देते हैं, ऐड कर देंगे इसको, तो हमारे आ जाएंगे 46 आ जाएंगे इसके। लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि 15 दो बार आया है, तो इसको बोलेंगे हम आवृत्ति बोलेंगे, दो आवृत्ति बोलेंगे, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी दो बार रिपीटिशन हो गई है। तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं 16 प्लस 2 इंटू 15, क्योंकि ये दो बार आया है, तो जो रिपीट होती है इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बात वही आएगी, कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा, 16 प्लस 30 हो जाएगा। ऐसे अगर 5 बच्चे होते, मान लीजिए 15 साल के एज के, तो हम क्या करते, 16 प्लस 15 प्लस 15 प्लस करके हम 5 बार ऐड करते, लंबा हो जाता। या फिर हम क्या करेंगे 5 इंटू 15 कर देंगे। तो ये जो 5 होगा इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी कहते हैं या आवृत्ति कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, हम खाली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ इंटू एक्स करेंगे, इसको हम कहते हैं 16 प्लस ये जो हमने किया इसको एफ से शो करते हैं, इसको एफ से, और ये हो जाता है एक्स, एक्स होता है। तो अगर मान लीजिए कि किसी क्लास में अगर 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका एज अगर 15 साल की है, तो टोटल एज निकालने होंगे, तो 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 कर दे, या फिर हम इसको 4 इंटू 15 कर दे, दोनों एक ही आएगी। इसलिए हम इसको कहते हैं एफ इंटू एक्स। एफ क्या, अगर फ्रीक्वेंसी जितनी बार आती है उसको हम उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 4 बार आया है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है फाइंड द मीन। एक्स आपका क्या है, एक्स कोई भी एक्स जैसे, एक्स मतलब क्या, जैसे हमने अभी कभी हाइट बोला, किसी का एज बोला, एज क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगा एक्स, आपका एक्स हो जाएगा। अगर हम हाइट का अगर एवरेज निकालेंगे, तो किसी का अगर मार्क्स का निकालना हो किसी क्लास का, तो मार्क्स क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा। 4 6 9 10 और 15 मान लीजिए। फ्रीक्वेंसी, ये एफ मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी हो गया, सिंबल मतलब फ्रीक्वेंसी है 5। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एज की बात कर रहे हैं, तो फिर 4 बच्चे का 5 बच्चे ऐसे होंगे जिनका एज क्या 4 साल है। 10 10 7 और मान लीजिए 8। तो हमें क्या निकालनी, मीन निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एक्स आई। क्या नो मतलब नहीं समझा, प्रेरणा जी क्या बोल रहे हैं आप, कुछ पूछ रहे हो? तो ये एक्स आई क्या हो जाएगा, आपको ऊपर लिखेंगे एक्स आई लिखेंगे, यहाँ हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे जितना भी हमारा फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पे क्या करेंगे हम एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई। क्या क्या डेटा है हमारे पास, एक्स कितनी है हमारा, एक्स आई मतलब 4 मतलब x1 हो गया, फिर x2 6 मतलब x2 हो गया, तो 4 6 9 10 और 15। फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 के सामने 5 है, हमने 5 कर दिया। फिर क्या है 10 कर दिया। 9 के लिए कितनी है, 9 के लिए भी 10 है, और 10 के लिए कितनी है 7 है, 15 के लिए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने, इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए अगर 4 साल के 5 बच्चे हैं, तो आप इसको 5 बच्चे अगर है, तो 4 ईयर्स प्लस 4 ईयर्स प्लस 4 ईयर्स प्लस 4 ईयर्स प्लस 4 ईयर्स, इतनी बार आप ऐड करो तो भी 20 आएगा। या आप सिंपली क्या करो 4 इंटू 5 कर दो, तो भी क्या आएगा 20 आएगा। इसी को हम एफ आई इंटू एक्स आई कर दिया हमने। आई मतलब क्या, अगर हम नंबरिंग करेंगे 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, 5 मान लीजिए। तो पहले के लिए हम F1 X1 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 हो जाएगा। अगले के लिए कितना होगा 6 इंटू 10 हो जाएगा। फिर क्या होगा
9 इंटू 10 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 10 इंटू 7 हो जाएगा, फिर क्या होगा 15 इंटू 8 हो जाएगा। इतना तो सबको क्लियर है ना, कोई और तो नहीं है किसी को ना। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा इसके वैल्यूज को, ये आपका 20 आएगा, फिर आपका 60 आएगा, ये आपके 90 आएंगे, और ये आपका 70 आएगा, ये आपका 120 आएगा। अब हम क्या क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे या समांतर माध्य या औसत। तो इसको हम इस जगह पे हम क्या लिखा हमने कि जो फ्रीक्वेंसी का जो एडिशन है इसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई इसको कैपिटल एन से भी शो करते हैं, इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई। कितना आएगा, ऐड कर दो 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 8, 40 आ जाएगा। और सिग्मा एफ आई का ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई एफ आई, सिग्मा एक्स आई एफ आई सबको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 60 20 90 70 120 360 आ जाएगा। अब मीन क्या होगा, मीन इज इक्वल टू, मीन या एवरेज या समांतर माध्य, मीन इज इक्वल टू हम एक्स बार करेंगे इसको, तो हम क्या करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 360 बाई 40, कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 9। मतलब क्या होगा, इन सबका एवरेज कितने आ जाएगी 9 आ जाएगा, तो या मीन कितने आ जाएगा 9 हो जाएगा। किसी को डाउट है तो पूछे, बिल्कुल सब 9 बता दिया, वेरी गुड। आप लोगों को बहुत कुछ आता है सच में, मतलब मैं तो काफी बहुत अच्छा लगता है, वेरी गुड। आप लोग कल मुझे टॉपिक को मुझे पता है कि काफी लोगों को पता है इसके बारे में और उसको कवर करनी थी, मैंने इसलिए बताया। हम जाएंगे एग्जाम पेपर सॉल्व जब सॉल्व करेंगे तब, ताकि किसी को दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने इसको आज इसको बताया, मतलब समझाया मैंने। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप लोग कोशिश करो, मैं जानता हूँ कि आप लोग कर लोगे और मुझे बहुत खुशी होगी जब आप लोग कर लोगे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी हमारे इसमें से करीब 50 में से जो है आपका 100% पेपर होंगे, उसमें फर्स्ट पेपर, उसमें करीबन मान लीजिए कि 25% के आसपास सबका इनमें से आएंगे जो हम कर रहे हैं। और इसका इतना तो आप लोग पूरा करके लाओगे, बाकी आप बाकी भी पूरा करके लाओगे, लेकिन इसमें से कोई आपको टाइम किल नहीं होगा, क्योंकि इसमें टाइम किल होता है मैथ, ये मैथ्स का या रीजनिंग का करने में, तो आप लोग बहुत जल्दी निकाल लोगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ द मीन of the following distribution is 7.5। मीन देके रखा है और इसमें x है आपका 3 5 7 9 11 और 13, और फ्रीक्वेंसी है आपका मान लीजिए 6 8 15 p, इसी को फाइंड करना है आपको, p को 8 और 4। आप कोशिश करें।
मीन देके रखा है, आपको पी निकालनी है। मीन आपका 7.5 है। जिनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया वो मैसेज करे एक बार, जिनको क्लियर है वो क्वेश्चन कि कैसे करना है। ठीक वैसे ही करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था हमने। अच्छा, कोशिश करें। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, मैसेज कर सकते हैं। इसमें क्या है, हम आपको थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रहा इसके ऊपर कैसे करेंगे इसको। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं, इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछे गए ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप वैसे आपके टेबल का क्रिएट करें, आप एन निकालें। एन इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा एफ आई इजिकल टू, सबको ऐड करेंगे, ये आपका एफ आई हो गया, ये एक्स आई हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका 6 प्लस 8 प्लस 15 प्लस पी प्लस 8 प्लस 4। पी तो ऐड नहीं होगा इसमें, बाकी नंबर ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा बाकी नंबर 41 प्लस पी हो जाएगा। कितना क्लियर होगा सबको? 9.5 मिनोजी आया आपका, पी का वैल्यू 7.3 आया। 9.5 और 7.3 तो गलत आंसर है, लेकिन आपने कोशिश किया, वेरी गुड, बहुत अच्छी है। हम शायद कुछ कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक्स होंगे, मैं देख लेता हूँ। 10 क्या होगा आपका, सिग्मा एफ आई होती है, इसको हम ऐड कर देंगे। ऐसा कोई है जिसका भी ये स्टेप क्लियर नहीं हुआ? एन एन कैसे आया, एन का सबको क्लियर है ना? अभी हमने 41 प्लस पी निकाला हमने, क्योंकि पी को हम ऐड नहीं कर सकते, इसलिए बाकी नंबर को हमने ऐड कर दिया और प्लस पी कर दिया। और आप लोग बताएं सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया, मैसेज करें जिन्होंने कर लिए थे। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया था आपका, आप लोगों का? अगर हम सिग्मा एफ आई एक्स आई दिखा देता हूँ करके आपको, एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, पहले की x1 कितना, ये 3 है, ये 6 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 6 18 आ जाएगा। तो 6 इंटू 3 18 प्लस 5 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 8 5 जा 40 प्लस, सबको क्लियर हो गया होगा, 393 प्लस, इसमें आपने कुछ गलती की होंगे, चेक करो आप। 393 प्लस पी नहीं आएगा, एक बार चेक करो। 303 सही है, 303 आएगा इसका, तो प्लस फिर ऐड करेंगे इसको, तो 17 इंटू अब क्या करोगे 15, क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा, प्लस अब 9 को पी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे आप, 9 पी ही लिखोगे, क्योंकि 9 और पी तो पता नहीं है अभी, प्लस 8 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, प्लस 11 इंटू 13 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। इसमें भी हम सारा नंबर्स को हम ऐड करेंगे, खाली 9 पी को छोड़ के, तो कितना हो जाएगा हमारा, इजिकल टू 303 प्लस 9।
कितना क्लियर है सबको? कोई डाउट है? 1.1 आया आपका, 303 प्लस पी नहीं आएगा, 9p आएगा ना मीनू जी, 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना। ये देखो यहाँ पे ये पार्ट, 9 और p मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू पी 9p आ जाएगा ना, खाली p नहीं आएगा ना। तो हम इसको पूरा ऐड करेंगे। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, हमारा सिग्मा एफ आई कितना आ गया हमारा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई इजिकल टू 303 प्लस 9p आ गया। अब मीन इजिकल टू फॉर्मूला क्या होती है, मीन इजिकल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ, इसका एफ आई भी कर सकते हैं इसको, मतलब ये हमारे फॉर्मूले से। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूले में, तो मीन हमें देके रखा है कितना, 7.5 देके रखा है, तो 7.5 इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारा, 303 प्लस 9p डिवाइडेड बाई 41 प्लस p। इसको हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 15/2 भी कर सकते हैं, आसान हो जाएगा। तो 7.5 इंटू 41 प्लस p इजिकल टू क्या हो जाएगा, 303 प्लस 9p। अब इसको हम ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, तो 41 इंटू 47.5 कितना हो जाएगा, 307.5 प्लस p से मल्टीप्लाई करेंगे 7.5p इजिकल टू 303 प्लस 9p। इससे अगर एक साथ करेंगे तो 9p माइनस 7.5p इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, 307.5 माइनस 303 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे कितना, 1.5 आ जाएगा, तो 1.5p इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारा, 4.5 हो जाएगा। इससे हम p निकालेंगे तो p कितना हो जाएगा हमारा, 4.5 डिवाइडेड बाई 1.5, और ये डेसिमल डेसिमल खत्म, कितना हो जाएगा 15 3 जा 40, तो p कितना हो गया हमारा 3 हो गया। जी हाँ जी कीर्ति जी, 9 भूल गया था, इसलिए थोड़ा सा आंसर गलत आ गया था। तो आपने देखा कि इसका करने का तरीका तो यह है कि मुझे समझाना था, कंसेप्ट बताना था, ऐसा करना था। एग्जाम में भूल के भी ऐसा मत करना, क्योंकि आपको कितना समय लग गया, आपने देखा आपने। एग्जाम में करने के कई तरीके हैं, जो ऑप्शन है उसको रख के आप चेक कर लो, किससे आपका जो गिवन मीन है वो आ जाता है। इतने लंबा कैलकुलेशन से काफी कम समय लगेगा, टाइम लगेगा, कि अगर आपने पी के जो 4 वैल्यू होंगे, एक तो उसमें 3 होंगे ही, दूसरा आपका वैल्यूज होंगे, कौन सा वैल्यू रख के आपका 7.5 आ रहा है उसको चेक कर लो और उसको टिक कर लो। लेकिन जानना जरूरी है कि कैसे करते हैं, इसलिए हमने सॉल्व किया इसको, हमने इसको कैसे सॉल्व करते हैं बेसिकली क्वेश्चंस को। तो ये हमारे एवरेज के कुछ क्वेश्चंस थे, और एक आध क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन मैं और दूंगा, फिर मैं आपको अगले आर्टिकल में लेके चलाऊंगा। मान लीजिए आपको मीन निकालनी है, एक आप करके दिखाओ। एक्स इजिकल टू दिया है आपका, एक्स ऐसा है कि 5, बहुत छोटा क्वेश्चन दे रहा हूँ, 6 7 8 और 9, और फ्रीक्वेंसी मान लीजिए आपका है 4 8 14 11 और 3। आप मिल निकालो, फाइंड मिल। बहुत आसान क्वेश्चन है, सब कर लेंगे।
वॉइस अगर ब्रेक हो रही है तो मैंने बोला इसका मीन निकाल लीजिए, मैंने लिख दिया बोर्ड पे, देखिए बोर्ड पे लिख लीजिए, फाइंड द मीन। सिंपल आप इसको, ये x1 हो गया, अप्लाई कर देना, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, और फिर सबको मल्टीप्लाई करके सिग्मा एफ आई सब ऐड कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 7.025 आएगा आंसर, चेक कर लेना। आंसर इसका होगा 7.025। कोई डाउट है तो मुझे मैसेज करना है, ऐसे होगा नहीं क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन दिया था मैंने। अच्छा, एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, द एवरेज ऑफ 30 बॉयज इन ए क्लास इज 14 ईयर्स, द एवरेज या मीन, ये आया हुआ क्वेश्चन इस तरह का आया हुआ है, द एवरेज ऑफ द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज ऑफ ए क्लास is equal to 14 years। जब क्लास टीचर के एज को इंक्लूड कर देते हैं, when the age of the क्लास टीचर, क्योंकि क्लास टीचर का एज तो बहुत ज्यादा होंगे ना, क्लास टीचर is included, the average becomes 14 years, sorry 15 years। Find the age of the teacher, class teacher। इसके करने के जो तरीके हैं, आपने से कोई निकाल लिए 45 इयर्स, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सब। विपिन जी, अंजलि जी, किरण जी, माइंड ब्लोइंग। जिन लोगों ने नहीं निकाले उनको मैं बता देता हूँ, इसके दो तरीके करने के, एक ट्रिक भी है और एक आपका नॉर्मल मेथड भी है। अगर हम निकालते टोटल एज, टोटल, इसका हम, ये आपका रेगुलर मेथड है, मतलब नॉर्मल मेथड है जिसका हम करते हैं। तो टोटल एज ऑफ 30 बॉयज कितना हो जाएगा, 30 बॉयज इज इक्वल टू, एक का एज कितनी है 14 ईयर्स है, तो क्या हो जाएगा 14 इंटू 30, कितना हो जाएगा आपका 420, मतलब 420 ईयर्स हो जाएगा। और जब टीचर, व्हेन टीचर्स एज is included
टोटल एज इज इक्वल टू, अब कितना हो जाएंगे, अब 15 बच्चे हो जाएंगे ना, सॉरी 31 बच्चे हो जाएंगे, 31 लोग हो जाएंगे, और एक का एज 15 साल है, तो 15 इंटू 31, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 465 आ जाएगा यस। तो टीचर का एज, अध्यापक का एज कितना आ जाएगा, क्लास टीचर एज कक्षा अध्यापक की उम्र कितना हो जाएंगे, 465 माइनस 420 जो आएगा 45। लेकिन अगर आप चाहते कि इतना लंबा ना करें, कुछ ट्रिक से करें, बिल्कुल बिल्कुल प्रेरणा दीजिए 45। अगर ट्रिक्स चाहते हो कि भाई 20 सेकंड से ज्यादा हम समय देना हमारे सम्मान के खिलाफ है, अगर ऐसा सोचते हो आप, तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लो, एज एज ऑफ, आप टीचर लगा दो, फॉर्मूला लगाने के लिए आप ऑफ न्यू, चाहे टीचर की जगह भाई हो बहन हो या ऐसा कुछ भी हो, तो इसको हम कोई भी पैरामीटर लगा दो, इजिकल टू लगा दो, फॉर्मूला है न्यू एवरेज प्लस नंबर ऑफ ओल्ड मेंबर्स इनटू इंक्रीज इन, मुझे समझ लग रहा है कि मुझे ये फॉर्मूला लिखना है, आपको वहां पे लिखना नहीं है, आप तो याद करके जाओगे तो आप फटफट लगा लोगे। अब मैं अगर मैं नहीं लिखूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं लिख रहा हूँ इंक्रीज इन एवरेज, एवरेज की जगह औसत औसत लिख देना अगर हिंदी में करते हो तो। इजिकल तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 15 प्लस 30 इंटू 15 माइनस 14 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 15 प्लस 30 इजिकल टू 45। एक्चुअली ये 20 सेकंड लेता नहीं, उससे भी कम में हो जाता है। अगर ये फॉर्मूला आपको आता है, पता है, तब खाली खाली ये लाइन ही खाली लिखनी है, इसके लिए 10 सेकंड भी काफी है। 15 प्लस न्यू एवरेज जो 15 हो गया आपका, प्लस नंबर ऑफ ओल्ड मेंबर कितना है इसमें, 30 बचे थे, प्लस इंक्रीज इन एवरेज, इंक्रीज कितना हुआ 15, पहले 14 था 15 हो गया, इंक्रीज आपको 1 हो गया। ये ट्रिक सबको क्लियर हो गया, ऐसा कोई है जिनको नहीं जिनको ट्रिक नहीं है, इससे आपको होगा क्या, खाली टाइम बचेगा, और टाइम बहुत बड़ी मायने रखता है वहां पे। अगर आपने एक क्वेश्चन को 1 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन लिया तो एवरेज आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा, क्योंकि 1 मिनट ही समय मिलती है। और अगर आपने एक क्वेश्चन को 20 सेकंड में कर दिया, तो दो क्वेश्चन को आपने 40 सेकंड में कर दिया, 3 क्वेश्चन का आपने 60 सेकंड में कर दिया, और आपको 180 सेकंड मिल रहा है, इसका मतलब आपने 120 सेकंड का सेविंग किया, जो किसी और बड़े क्वेश्चन में आपको लगा उसको लगा सकते हैं। इसलिए टाइम बहुत मायने रखता है। मैं ये हमेशा कोशिश करता हूँ कि 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाए, लेकिन मैं 20 सेकंड तक हम लेकर चलता हूँ, इसमें आ जाएगा अगर आप थोड़ा से प्रैक्टिस करोगे तो। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि एवरेज वेट ऑफ 4 मैन increased by 3 kilogram when one of them, मैं लिख देता इसको, the
एवरेज वेट ऑफ 4 men is increased by 3 किलोग्राम जब उनमें से एक वन ऑफ देम जिसका वेट 120 किलोग्राम थे। काफी मोटे ताजे इंसान थे, काफी अच्छे हेल्दी इंसान थे। 120 किलोग्राम इज रिप्लेस्ड, उनको बदला गया, रिप्लेस्ड बाय अनदर मैन। मान लो 9 में जा रहे थे, 9 डूबने वाला था, तो उनको रिप्लेस कर दिया गया। व्हाट इज द न्यू वेट ऑफ द व्हाट इज द वेट ऑफ द मैन, न्यू मैन, नया जो आदमी आया उसको वेट कितना होगा? व्हाट इज द वेट ऑफ द, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन न्यू मैन। एवरेज वेट जो है 4 इंसान की 3 किलोग्राम तब बढ़ जाता है जब 120 किलोग्राम के वेट के इंसान को रिप्लेस करके एक नया इंसान को डाला जाता है। तो उस नया इंसान का वेट कितना होगा? मुझे लगा आप लोगों ने आंसर दे दिया। बहुत आसान है, बहुत इजी है। रेगुलर तो आप लोग कर ही लोगे। मैं देख रहा था आप लोग कितने टाइम में आंसर देते हो, पर मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगा। आप लोग 2 मिनट टाइम ले चुके हो ऑलरेडी। मैं देख रहा था ये क्वेश्चन आसान है, आप लोग कितने टाइम में कर रहे हो, कि क्या 1 मिनट में कर पा रहे हो? इसी को देख रहा था कि ट्रिक्स आपके लिए कितने ज्यादा मतलब उपयोगी है, यूजफुल है। 10 किलोग्राम कैसे हो सकता है मैम? 120 किलोग्राम को नहीं, 10 किलो ऐसे हो सकता है, लेकिन गलत है, आंसर सही नहीं है 10 किलोग्राम। आपने देखा कि अगर नॉर्मल मेथड से आप करते भी हो, टाइम भी ज्यादा लग रहा है, और इसमें चांसेस भी कभी होता है कि आप लॉन्ग आंसर तक पहुंच जाओ। देखा, अभी हमने 3 मिनट आपको मैं दे चुका हूँ अभी इस क्वेश्चन के लिए, 6 मिनट आप ले चुके हो। डायरेक्ट मतलब ये ऐसे इस तरह क्वेश्चन पूछे गए, मैंने उन्हीं क्वेश्चंस का हमने चुनाव किया है जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपका नेट के यूजीसी के जो पेपर्स में आए हुए हैं, ताकि आप इस चीज को समझ पाओ। फिर हम पेपर तो सॉल्व करेंगे ही, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो आप। क्या अप्लाई करो? वेट ऑफ द न्यू पर्सन, जिसको निकाले, एकदम डायरेक्टली आंसर, और कुछ नहीं, बीच में कुछ नहीं। वेट ऑफ
न्यू पर्सन। आंसर ही लिखनी लास्ट में। ट्रिक ये होता है कि ट्रिक में बीच में कुछ नहीं होता, खाली आंसर लिखनी होती है। फॉर्मूला होती है, आप लिखो वेट ऑफ रिमूव पर्सन प्लस नंबर ऑफ पर्सन इनटू इंक्रीज्ड वेट, इंक्रीज इन एवरेज। तो ये आपका फॉर्मूला है, मैंने लिख दिया ताकि आप समझ पाओ। आप एग्जाम में लिखोगे नहीं इसको, ये आपका टाइम बच जाएगा। आप खाली डायरेक्ट डेटा लिखोगे। क्या लिखो, आप देखो टाइम आपको यहाँ से शुरू होती है। अभी तक जो हमने लिखा आपको समझाने के लिए लिखा। अब देखो काउंट करो, मैं इसको कैलकुलेट करो कितना समय लगेगा। 120 प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 132 किलोग्राम। आंसर 10 सेकंड से कम लगा ना। अब कैसे ही आया दिखा देता हूं मैं आपको। देखो वेट ऑफ द रिमूव पर्सन कितना दिया है आपका, 120 किलोग्राम। जिसको रिमूव किया गया उसका वेट कितनी, 120 किलोग्राम है। प्लस नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, 4 है। नंबर ऑफ पर्सन कितना, 4 हो गया। इंटू इंक्रीज एवरेज, क्या बोला है, एवरेज कितने इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज बाई 3। मल्टीप्लाई कर दिया 132 किलोग्राम। अगर आप नॉर्मल उससे करोगे रेगुलर मेथड से तो भी आपका इतना ही आएगा, लेकिन टाइम आपका ज्यादा लगेगा। होप कि सबको क्लियर हो गया। ट्रिक्स का ये ट्रिक आपके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन। हम शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। आप सबको नमस्कार, आप सबको शुभ रात्रि, आप सबका दिन मंगलमय हो।